Assalamualaikum everyone. Am I audible? Assalamualaikum, sir. Yes, sir. Thank you, Zubair bhai. All right. So in last session we discussed about different research tools or data collection tools that we use in quantitative and qualitative research, and we were about to discuss uh, data analysis in different research approaches, qualitative and quantitative accordingly. So we were here on descriptive measures, but let's start from uh, beginning. Just let me share my screen and we will be starting. Okay, सर let's मुझे go. एक क्वेश्चन था। Yes. सर जो फोकस ग्रुप आपने बताया था, तो हमें कैसे पता चले अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी ग्रुप से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम केस स्टडी कर रहे हैं या फिर फोकस ग्रुप है? क्योंकि केस स्टडी में अभी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्व था उसमें। All right. See, focus group is a tool of data collection where we collect data from, a group of people, right? जहाँ पे इंटरव्यू की जगह हम चार पांच दो या दो से ज्यादा लोगों को बिठाते हैं। ठीक है। उसके अंदर वी कलेक्ट, वी डू इंटरेक्शन विद देम, वी डू डिस्कशन विद देम ऑन सर्टेन टॉपिक। ठीक है। तो उसके अंदर एज सच हमारे पास जो हम उस फोकस ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों के परसेप्शंस मालूम करना चाहते हैं या उनके ओपिनियंस या उनकी थॉट्स या पर्सपेक्टिव्स जानना चाह रहे होते हैं ऑन पर्टिकुलर थिंग, जो भी हमारा रिसर्च होती है उसके अंदर। ठीक है। तो दैट इज द रिसर्च टूल, डेटा कलेक्शन टूल, नॉट रिसर्च डिजाइन। क्लियर। और जो केस स्टडी थी, दैट इज अ रिसर्च डिजाइन एंड वी कैन यूज यू नो group discussion as a research tool in case study. Clear? यस समझ सर। आ गया? All right, all यस right, सर। thank you. Okay, my screen is visible to everyone. यस सर। All right. So we were here on हमारे जो डेटा कलेक्शन टूल्स हैं। ठीक है। और वी वर डिस्कसिंग, सॉरी, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। ठीक है। इसके वी वर हियर क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स। लेट मी जस्ट present it. Okay. So we were first we have descriptive statistics. Descriptive statistics हम जब यूज करते हैं, जब हम किसी भी डेटा को समराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हमारा पर्पस होता है कि हम डेटा को समराइज करके प्रेजेंट करें कि ओवरऑल डेटा के क्या चीज़ बता रहा है हमें। ठीक है। इट इज़ यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च और इसका जो एज आई सेड पर्पस ये होता है कि हम समराइज करके डेटा प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। तो इसमें डिफरेंट मेजर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इसको मेजर करते हैं या जिनको मालूम करते हैं या जिनकी एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेजर्स होते हैं, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, के ओवरऑल टेंडेंसी क्या है डेटा की, कि डेटा क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल। ठीक है। तो इसके अंदर वी मेजर मीन, मीडियन एंड मोड। उसके अलावा वी ऑल्सो in descriptive statistics we also measure dispersion, यानी कि separation of data from each other। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा डेटा कितना एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक हो गया जी। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टीरियोग्राम्स भी हम इसके अंदर चेक करते हैं। दीज आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर डेटा, कि जब हम देखते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर जो आंसर है वो कितनी बार हमें मिल रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स करते हैं। इसका यूज केस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। टू अंडरस्टैंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स, कंपेयरिंग ग्रुप्स,
and providing baseline for further analysis. Descriptive analysis किसी भी research के अंदर it is very pivotal and सबसे basic जो हमारी जिसको हम कह लें कि एनालिसिस होती है क्वांटिटेटिव के अंदर, तो वो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होती है। हम समराइज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को, ठीक है। तो उसके पर्पसेस हम डिफरेंट होते हैं हमारे, जब समटाइम्स हम चेक करना चाह रहे होते हैं कि कितने सिमिलर हैं क्वेश्चंस, सॉरी रेस्पॉन्सेज, या हम देखना चाह रहे होते हैं कि कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से रेस्पॉन्सेज। तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स करते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर एज वी डिस्कस के हमारे पास डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं। तो और उसके अलावा डिस्प्रेशन में भी हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि हम इसमें इससे क्या, कौन सा टेस्ट कब और कैसे करते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले आता है मीन। मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, यानी डेटा सेट के टोटल जो हमारे रेस्पॉन्सेज हैं उनको हम सम करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज जो होता है उससे फिर हम डिवाइड करते हैं, तो दैट बिकम्स आर मीन। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज ये होता है कि ये एवरेज है हमारी, ठीक है। मीन जिसको हम कहते हैं रिसर्च के अंदर। उसके बाद हमारे पास है, अब आप एग्जांपल से, आई थिंक ये मैंने बताया था कि आप एग्जांपल को देखेंगे तो क्लियरली समझ आ रहा है इसके अंदर कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द इन इन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग मीन। उसके अलावा वी कैलकुलेट मीडियन एज वेल। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ द डेटा सेट हैज इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी अगर हमारे पास 6 हैं रेस्पॉन्सेज या 8 हैं रेस्पॉन्सेज, या इस तरह से इवन नंबर में जो होते हैं, तो उसके अंदर हम दरमियान के जो दो होते हैं उनको प्लस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं बाय 2, और उससे हम इसके अंदर क्या कहते हैं, मीडियन निकल आता है। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज होते हैं, तो जो मिडिल वाला हमारा वैल्यू होता है वो हमारा फिर जिसको कहने के मीडियन होता है, ठीक है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। क्लियर। दोनों के एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। फर्स्ट जो है हमारा 5 हमारे पास रेस्पॉन्सेज हैं, उसके अंदर 6 इज द मिडिल वैल्यू, और उसको हम कहते हैं कि 6 इज द मीडियन। हमारे पास सेकंड में जो है वो इवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं या रेस्पॉन्सेज हैं, तो इसके अंदर फिर हम 6 एंड 8 को प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7। तो 7 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, यानी मिडिल वैल्यू होगा। क्लियर। उसके बाद होता है जी हमारे पास मोड, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। इसके अंदर क्योंकि हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल्स हैं मीन और मीडियन के जो एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर देयर इज नो वैल्यू दैट रिपीट्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे 2 2 4 6 6 6 8 10। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली नंबर मिल रहा है जो, वो हमारे पास 6 है। यहाँ पे 8 अगर होता तो हम इसको कहते हैं कि मीडियन हमारा मोड जो है वो हमारा 8 है। या अगर 10 रिपीट हो रहा था मोस्ट टाइम्स, तो उसको फिर हम कहते हैं कि 10 हमारा जो है वो मोड है। क्लियर। तो दीज आर द डिफरेंसेस, कि मीन हमेशा एवरेज रहेगा, टोटल हमारा जितने रेस्पॉन्सेज होंगे उनको प्लस करके उनके नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो है वो मीन निकल आएगा। मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू होता है। इन ऑड केसेस हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से देखेंगे कि दरमियान में कौन सा आ रहा है वो। अगर हमारे पास इवन पार्टिसिपेंट्स हैं या इवन हमारे पास वैल्यूज हैं, तो उसके अंदर फिर हम देखेंगे जो मिडिल वाले दो होंगे उनको प्लस करेंगे, आपस में सम करेंगे, सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो दैट्स व्हाट वी रिसीव एज अ मीडियन। मोड जो होता है दैट इज द फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर। अगर यहाँ पे 6 एक दफा होता और 2 2 जैसे 2 दफा है, तो हमारा हम कहते हैं कि मोड हमारा 2 है। क्लियर। सो आई होप दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स आर क्लियर फॉर एवरीवन। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, ये सारे टेस्ट जो हैं वो हम एसपीएसएस से करते हैं, तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट डायरेक्टली, बट क्योंकि समटाइम्स हम एसपीएसएस यूज नहीं कर पा रहे होते,
ठीक है, या हमें एसपीएसएस यूज करना नहीं आता, या हमारे पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं डेटा एनालिसिस के वो यूज नहीं करना आ रहे होते, तो हमें फिर पता भी होना चाहिए कि हम कैसे इसको मेजर करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो इंटरव्यूज होते हैं आपके, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाने जा रहे हो या किसी रिसर्च फर्म में जब आप जा रहे हो, तो आपसे ये सवाल किया जाता है कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट, या मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। तो दैट्स वन ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। देन कैलकुलेट आप ना भी करें, आप समटाइम्स कैलकुलेट आप करते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपको पता नहीं होता कि कैलकुलेट कैसे हुआ, बट आपको रिजल्ट, उसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है या फॉर्मूला क्या है। ठीक हो गया। आई होप इट इज क्लियर। सर यस यस। सर अ, ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं दो एक जैसी हो, फर्क जैसे 2 2 2 और 6 6 6 बराबर हैं, तब मोड क्या होगा सर? यस एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जब हम देखते हैं कि हमारे पास टू ऐसे दो ऐसे वैल्यूज हैं जो कि इक्वली अकरिंग है, ठीक है, तो हम फिर दोनों बताते हैं कि दोनों मोड हैं हमारा। ठीक है। हमारा वहाँ पे मोड क्लियर नहीं हो पा रहा होता, राइट, तो हम कहते हैं कि ये हमारे दो मोड हैं। ठीक ठीक है। है। यस। राइट। ऑल राइट। मेजर्स ऑफ डिस्परेशन, यानी कि सेपरेशन ऑफ द डेटा के मेजर्स कौन कौन से होते हैं। रेंज होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। हमारा जो एग्जांपल था 2 4 6 8 एंड 10, तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे लोएस्ट वैल्यू माइनस करते हैं, तो हमारा जो है वो रेंज निकल आती है कि इतनी रेंज है हमारी। इस रेंज के अंदर हमारे जो रेस्पॉन्सेज हैं वो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस के अंदर क्या है, वेरिएंस इज द एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा, फॉर एग्जांपल, मीन हमने पहले कैलकुलेट किया। जैसे मैंने कहा आपको कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में समरी निकालते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको निकालते वक्त हम देखते हैं कि मीन क्या है हमारा। ठीक है। तो हमने इस डेटा सेट का मीन निकाला था, दैट वाज 6, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेट द स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन से कितना डेविएटेड है कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू। मीन हमारी 6 थी, ठीक है, और 2 हमारा सबसे पहला रेस्पॉन्स था, तो 2 - 6 उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास वैल्यू था, दैट वाज 4 और उसको माइनस करेंगे मीन से यानी 6 से, तो दैट विल बिकम हमारा क्या कहते हैं इसको, 4 - 6 स्क्वायर। ठीक है। तो सिमिलरली हम सारे सबको स्क्वायर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर का, अब जैसे 2 - 6 है तो इसको 2 - 6 करेंगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे, माइनस के 4 स्क्वायर्ड बच जाएंगे। फिर हमारे पास है क्या कहते हैं 4 - 6, तो यहाँ पे माइनस के 2 स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है। फिर 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास। फिर है हमारे पास 8 - 2, सॉरी 8 - 6, तो हमारे पास 2 स्क्वायर बच जाएगा। फिर हमारे पास आता है 10 - 6, और यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं इसको 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं नीचे कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन है 40। तो ये कैसे आया, यहाँ पे 4 - 4 स्क्वायर को हम करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास है जी 4 - 2, यानी कि 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस के हमारे पास 16 है, और माइनस के हमारे पास क्या है 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। और 16 + 4 हो जाएगा हमारा कितना, 20। ठीक है। जीरो तो स्क्वायर को जीरो ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 स्क्वायर्ड है और 4 स्क्वायर्ड है, तो 2 स्क्वायर्ड का हमारा 4 आ जाएगा रिजल्ट, और 4 स्क्वायर्ड का हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 20 यहाँ से थे, 20 फिर आगे से थे। ठीक है। 20 हमारे पास यहाँ से थे इन दोनों के वैल्यू।
ठीक है, क्योंकि माइनस के थे तो माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा क्या आता है, प्लस आता है। तो +20 यहाँ पे थे, +20 सेकेंड लास्ट टू नंबर्स के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन 40। ठीक हो गया जी। अब डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज और बाय n-1 फॉर सिंपल वेरिएंस। हमारे पास टोटल 4 को अगर हमारे पास जो 40 आया, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन आया 40, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज कितने थे, 5 थे। तो 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो क्या कहते हैं इसको, रेंज वेरिएंस जो आ जाएगी वो हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन सैंपल वेरिएंस हमारी हो गई क्या? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है चीजें? ठीक है। आगे आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा बनेगा क्या, जिसको हम कहते हैं इस वेरिएंस हमारी क्या आई थी, 8 आई थी वेरिएंस। ठीक है, अब इसका रूट निकालेंगे तो वो हमारा रिजल्ट जो भी निकलेगा दैट वुड बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी एक रेस्पॉन्स से दूसरे रेस्पॉन्स के दरमियान जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी सेपरेशन है, दैट इज जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेटा इज 2, 4, 6, 8 एंड 10, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस which is 8 is equal to 2.8। ठीक हो गया जी। तो that's how our standard deviation is been calculated। ठीक हो गया जी। किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही? इज इट क्लियर सो फार गाइस? सर ये वेरिएंस दोबारा बता दें। वेरिएंस दोबारा बता दें, अगेन रिपीट मीडियन ऑफ इवन एंड ऑड। ओके, मीडियन की जो बात है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, राइट? मीडियन इज अ मिडिल वैल्यू। आपकी बात पे आते हैं सर। अच्छा, सबसे पहले लाइबा को रेस्पॉन्स कर देते हैं। मीडियन हमारे पास होता है जो कि मिडिल वैल्यू है, ठीक है। और मीडियन आपको नजर आ रहा होगा कि जब हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे, यानी कि जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं ऑड को? आई एम सॉरी, मुझे नहीं आता। जुबैर साहब, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट? उर्दू में क्या कहते हैं ऑड को? ODDD, ऑड। सर औसत, जी औसत कहते हैं सर, नहीं, औसत। औसत, औसत तो एवरेज होती है ना। जी जी। हाँ, एवरेज नहीं कह रहा मैं यहाँ पे मीडियन की बात कर रहा हूँ। मीडियन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। समटाइम्स हमारे पास इवन नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज होते हैं, यानी हमारे पास 2, 4, 8, 6 जो भी हमारे पास होंगे, ठीक है। हाँ। फिर समटाइम्स हमारे पास होते हैं ऑड नंबर्स, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको सर हम क्या कहते बेसिकली ओड नंबर उन्हें कहते हैं ना जो सिर्फ वो एक ही टेबल्स में आते हो, एक से ज्यादा नहीं। इवन हैं? नंबर वो यस, जो एक से ज्यादा टेबल्स में आते हो। एग्जैक्टली। प्रॉबली ऐसे ही है, बट मुझे उर्दू वर्ड नहीं आ रहा इसका। सिंधी में तो हम इसको कहते हैं इक्की, ठीक है। सर सिंधी सर में हम इसको इसको इक्की कहते हैं कहते हैं। ताक और जुट। जी अहमद? तो उर्दू मुखलिफ या उर्दू में चुप इसको जाते ताक तो कहते कहते हैं, आड नंबर को इवन को जुट कहते हैं। दरमियान। इवन अच्छा, कम कम अगेन अहमद, कम अगेन। सर एक ऑड होता है, एक इवन नंबर होता है। आड को हम कहते हैं ताक, और जुट को हम ताक, कहते हैं इवन नंबर। यस यस यस, ताक नंबर जो होंगे, ठीक है। तो ताक नंबर जो है दैट इज, अगर तो वहां पे तो मिडिल वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है। बट जब हमारे पास इवन नंबर होंगे तो वहां पे मिडिल वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मोड को हम उसने जुबैर साहब ने क्वेश्चन पूछा कि अगर दो हमारे पास एक जैसे नंबर आ रहे हो, एक ही नंबर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही हो, तो फिर हम कैसे पता करें कि मोड क्या है? ठीक है। तो सिमिलरली जब हमारे पास मीडियन के अंदर 6 वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे देखें आप, जो एग्जांपल नंबर 2 है,
2 4 6 8 10 एंड 12, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास वैल्यूज है। तो 6 वैल्यूज का हम मीडियन कैसे निकालें? तो 6 नंबर्स का मीडियन हम ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पे मिडिल के जो दो नंबर हैं 6 एंड 8, इनको आपस में क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी 6 + 8, फिर इसको डिवाइड करेंगे बाय 2, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा मीडियन होगा। यहाँ पे क्लियर है? लाइबा, आर बी क्लियर? Okay, I think Laiba has responded. Okay, yes, Laiba says okay, okay, dark or okay. Thank you, thank you, thank you, thank you, Sadia. Uh, great, great. All right. Okay, Ji. I think Ahmed has a question about range, maybe नो सर, वेरिएंस। variance. Okay, variance के पास variance हमारा क्या है? Variance is the squared deviation from each value ऑफ द मीन। ठीक है, हमारी जितनी जितनी भी, अच्छा, डेविएशन मींस माइनस, ठीक है, कि एक जो भी वैल्यू है वो मीन से कितना सेपरेट है, तो वो हमें पता चलता है कि उस वैल्यू को मीन से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितना डेविएटेड है मीन से। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हम यस सर, क्लियर। जी, इसको इसको स्टडी करने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने, क्योंकि मीन हमारे पास निकल के आई थी 6, ठीक है, हमारे पास वैल्यूज हैं 5 और मीन हमारी आई थी 6। 6 कैसे आई थी? 2 + 4 4 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 / 5 = 6। ये हमारा क्या निकला था? मीन। ठीक हो गया जी? अब आ, मीन हमारा ये था, इसको कैलकुलेट की अब 6 हमने मीन को लिख दिया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर्ड डेविएशन करेंगे, यानी कि हर एक वैल्यू को इस डेविएशन चेक करेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। डेविएशन मैंने बताया कि उस वैल्यू को मीन से माइनस करेंगे, तो 2 को मीन से माइनस करेंगे यानी 6 से माइनस करेंगे और स्क्वायर लिख देंगे। फिर 4 को 6 से माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर 6 को 6 से माइनस करेंगे और स्क्वायर स्क्वायर बना देंगे। सिमिलरली हम सारे वैल्यूज के साथ ये करेंगे, ठीक है। फिर इसको हल करेंगे, जाहिर है मैथमेटिकल उसके अकॉर्डिंग। तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 - 6 = -4, ठीक है। अब माइनस के 4 थे, एक इसको -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास प्लस के 16 बन जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बन जाएगा और +4 बन जाएगा, क्योंकि माइनस × माइनस प्लस। क्लियर? सिमिलरली 6 - 0 0 का स्क्वायर 0 होता है। फिर यहाँ पे आगे आएंगे तो 8 - 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बन जाएगा। 2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, +4। यहाँ पे फिर 10 - 6 है, तो 4 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स जवाब आएगा 6, और सॉरी 16। तो 16 + 4 + 16 + 4 ये हमारे बन जाएंगे 40, ठीक है। तो 40 हमारा क्या हो गया, स्क्वायर्ड सम ऑफ डेविएशन, ठीक। फिर आएगा, हम उस डेविएशन को नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली द नंबर ऑफ सॉरी द वेरिएंस ऑफ दैट डेटा, कि एक डेटा के अंदर कितनी सेपरेशन है, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। तो इसको हम 40 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ हमारा जो वैल्यूज थे, तो हमारे पास वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो 2 4 6 8 10, तो हमारे पास 5 हमारे पास नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या वैल्यूज। उसको डिवाइड करेंगे 40 से, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारी वेरिएंस होगी सैंपल की। क्लियर यहाँ तक? डन।
एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? फिर हम आगे चलते हैं। चूजिंग द राइट मेजर। राइट मेजर कब कब कौन सा हम चूज करते हैं? द चॉइस ऑफ मेजर टू यूज डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा एंड द रिसर्च क्वेश्चन। जैसे हमने आपको बताया था कि मेथोडोलॉजी कौन सी चूज करनी है, ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली आप कौन सा मेजर चूज कैलकुलेट करोगे, वो भी डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है। जो मीन है यूजफुल होता है नॉर्मली फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, कि हम हमारे पास जब एक जैसा रेस्पॉन्स ना आ रहा हो तब हम चेक करते हैं कि हमारा मीन क्या है, ओवरऑल मीन क्या है। ठीक है। एक तो हमारे पास डेटा में रेस्पॉन्सेज आ रहे हो ना कि एवरेज पे डेटा आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास 5 लिकर्ट स्केल होता है उसके अंदर हम नॉर्मली मीन को स्टडी करते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जब मीडियन होता है उसको हम स्टडी करते हैं जब हमारे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो मैं उसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि स्क्यूड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है। फॉर अ वाइल हम देखते हैं कि हमारे पास मोड कब यूजफुल होता है। मोड जब यूजफुल होता है जब हमारे पास डेटा कैटेगोरिकल डेटा हो। ठीक है। या हम मोड यानी जब हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को देखना चाह रहे हैं कि ये कितनी बार आ रहा है। ठीक है। तो इस वैल्यू को, जैसे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो एमसीक्यूज में हम मोड को देखते हैं कि मोड क्या है हमारा। ठीक है। मोड ऑब्वियसली वो होगा जो राइट क्वेश्चन होगा और फ्रीक्वेंटली अकरिंग आंसर होगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर हम उसमें मोड को देखते हैं। ठीक हो गया जी। और रेंज हम कब करते हैं? टू सिंपल टू कैलकुलेट बट सेंसिटिव फॉर आउटलायर्स। आउटलायर्स हमारे वो होते हैं जिन्होंने डेटा प्रॉपरली नहीं दिया होता। ठीक है। या फिर जिस भी रेस्पॉन्स के अंदर समटाइम्स डेटा जो है वो जिसको कह लें कि मिसिंग होता है, तो हम उसको आउटलायर्स कहते हैं। ठीक है। क्लियर आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड मोर प्रिसाइज मेजर ऑफ स्प्रेड बट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स। आउटलायर्स अगेन अगर हमारे पास किसी ने सही डेटा प्रोवाइड नहीं किया या फिर हमने जो है वो कहीं पे डेटा मिसिंग है, तो फिर हमारी जो वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्रोवाइड्स प्रिसाइज मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ द डेटा, यानी डेटा को स्प्रेड, डेटा कितना एक दूसरे से स्प्रेड है उसको स्टडी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मली रिसर्चेस के अंदर होता है दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो मेजर्स हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि हम समरी देखना चाह रहे होते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स। और दूसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसमें देखना चाह रहे होते हैं कि एक वैल्यू हर एक वैल्यू कितना वेरी करता है हमारे मीन से। ठीक है। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर टू वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है। बाकी भी हम करते हैं बट डिपेंडिंग ऑन आवर रिसर्च क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। बाय स्टैंडिंग दीज मेजर्स यू कैन इफेक्टिवली डिस्क्राइब एंड एनालाइज योर डेटा। अब जब आपने डेटा बता दिया ना कि आपका क्वेश्चन था एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथड के ऊपर, तो आपने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया था उसके अंदर आपने जो लिकर्ट स्केल के थ्रू फॉर एग्जांपल डेटा लिया, तो उसके रेस्पॉन्स के अंदर आपने 10 बंदों से लिया, 50 बंदों से लिया, तो आप बताते हो कि भाई ऑन एन एवरेज लोगों ने ये रेस्पॉन्स दिया है। ठीक है। तो दैट्स द मेन। और हर रेस्पॉन्स का जो ऑन एन एवरेज डेविएशन थी फ्रॉम द मीन वो ये थी। जैसे हमने हमारे एग्जांपल्स में के अंदर मीन हमारा था 6 और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो 8 थी। ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डू दिस। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास जब रिक्वायर्ड होती हैं जब हम किसी भी हाइपोथेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम तब करते हैं जब पर्टिकुलरली हम कोई क्वांटिटेटिव
सिंगुलरली क्वांटिटेटिव रिसर्च कार्य, ठीक है। मिक्स मेथड के अंदर हम नॉर्मली हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं होती, ठीक है। तो जब हमारे पास सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है तो उसके अंदर हमारी एक हाइपोथेसिस होती है, और उस हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट करने के लिए हम इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस टू ड्रा कंक्लूजंस अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। कोई भी कंक्लूजन बताते हैं कि हमारा जो ये जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से बिहेव करती है, या ये पॉपुलेशन है इस तरह से इसका ओपिनियन है या परसेप्शन है अबाउट सम वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा जो एब्सोल्यूट जो कंक्लूजन है उसको निकालने के लिए हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है to determine whether the hypothesis about the population parameter is true or false, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन, यानी टू एस्टिमेट द रेंज वैल्यू within which the true population parameters are likely to fall। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल ये होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम एक रेंज बताते हैं, यानी कि 1 to 4 इसके दरमियान हमारे पास लिकर्ट स्केल है। तो लिकर्ट स्केल के उसके अंदर हम रेंज बताते हैं। फॉर एग्जांपल अग्री टू डिसएग्री के दरमियान में जो है वो हमारी जो पॉपुलेशन है वो फॉल करती है, या अग्री टू सॉरी न्यूट्रल टू स्ट्रांगली अग्री की तरफ जो है वो डेटा फॉल करती है। तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी पोर्शन से, तो वहां पे फिर हमारा रेस्पॉन्स ये आना चाहिए, यानी न्यूट्रल से स्ट्रांगली डिसएग्री स्ट्रांगली अग्री आएगा, ठीक है। तो हम बताते हैं दैट इज व्हेन वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमारा हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जब भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से यहाँ से यहाँ तक के दरमियान में डेटा रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डू कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। उसके अलावा है हमारे पास कोरिलेशन एनालिसिस टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सॉरी नॉर्मली हम ये कोरिलेशनल रिसर्च में के अंदर करते हैं, और इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कितना क्लोज दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है एंड किस डायरेक्शन में रिलेशनशिप है। यस अहमद, यू हैव अ क्वेश्चन। सर अगर एक तीस या प्रपोजल में हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं है तो इसमें इंप्रेशन स्टैटिस्टिक पर हम यूज करते हैं या नहीं, सिर्फ अच्छा, जब हमारे डिस्क्रिप्टिव? पास देखो, जब हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं है किसी रिसर्च के अंदर, ठीक है, वो रिसर्च आपका थीसिस भी हो सकता है, रिसर्च पेपर भी हो सकता है। तो जब हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं है तो हम फिर भी इन्फ्रेंशियल कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। कि उसके अंदर हम एस्टिमेट कर सकते होते हैं पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ तक जवाब दे सकती है, ठीक है। तो कहीं कभी भी आप जब डेटा कलेक्ट करोगे इस पॉपुलेशन से तो जवाब आपको यहाँ से यहाँ तक के दरमियान में मिलेगा। तो दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन, यानी इंटरवल होता है, यानी कि इंटरवल क्या होता है कि एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पे खत्म होता है, दैट इज द इंटरवल, राइट। और कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। तो उसको एस्टिमेट करने के लिए, इस इंटरवल को एस्टिमेट करने के लिए, और कितने कॉन्फिडेंट हैं हम उस इंटरवल के अबाउट, ठीक है, इंटरवल एस्टिमेशन के अबाउट, दैट्स व्हेन वी डू कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक हो गया जी, समझ आ गई? यस सर, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन है सर। अगर hypothesis testing is only done when we have hypothesis, otherwise we don't do hypothesis testing। yes, सर एक क्वेश्चन है, अगर पूछ जी 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 जी, प्लीज प्लीज। सर करंटली हमारी जो दूसरी स्टडी स्टार्ट है इसका तकरीबन 2 दिन बाद डिपेंड्स है। इसमें हर सर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज किया, इंप्रेशनल स्टैटिस्टिक नहीं है। लेकिन स्किल तो हमने यूज किया 1 to 6, हमने ये स्कोर दिया था। और जो सिंपल सेस कैलकुलेशन था इसमें मैंने दिया था कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95%। अब जो मैं फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट आ रहा है बिलो 50%।
मीन जो आ रहा है ये 3% तकरीबन, अगर से 1 to 6 के दरमियान काउंट कर दे तो ये हमारे पास 3.48% तकरीबन आ रहा है। तो इसके लिए मैं इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक कौन सी अप्लाई करूँ कि वो मैं अपने रिजल्ट को क्लियर कर दूँ? अच्छा, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि आपकी ये हाइपोथेसिस नहीं है, राइट? अब क्योंकि मीन आपका क्लोज टू जीरो वैल्यू आ रहा है ना, यानी कि न्यूट्रल की तरफ तरफ ज्यादा आ रहा है, यानी 3.3 और 4 के दरमियान में आपका मिडिल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। आपके पास लिकर्ट स्केल था 1 to 6, और उसके अंदर जो आपकी मीन निकल के आ रही है दैट इज वेरी बेसिक, यानी कि बहुत कम मीन है, ठीक है। यानी इससे कम यस होगी सर। तो फिर वो जो है वो डिसअप्रूव हो जाएगी, ठीक है, फिर वैल्यू डेटा वैल्यूएबल नहीं है हमारे पास, राइट? सर लेकिन इस तरह है कि हमने लेफ्ट टू राइट काउंटर किया है ना लिकर्ट स्केल में। अगर किसी का 6 स्कोर आ रहा है तो इसके पास होगा नॉलेज 16.6। अगर किसी हम्म का 5 आ रहा है तो इसका बनता है 32.2 तकरीबन। इस बेस हम्म पे अगर हमारा है तो मेरा बनता है 48.3% नॉलेज बनता है इस बेस पे। अगर 1 की साइड ओके। से जा रहा है तो ये अबाउ 50% आ रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो इसमें फिर मसला है, जो बिलो द 50% आ रहा है। ओके ओके सी, इसको इसको ना आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा इसके इसके बाद, वर्कशॉप के बाद, फिर मैं आपके रिसर्च को देख करके फिर मैं जो है ना वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगा, बिकॉज आई डू नॉट हैव करंटली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च, राइट? तो उसके लिए फिर उसको मुझे समझ करके ऑब्वियसली जवाब नहीं दे पाऊंगा, और शायद मैं अभी जवाब दे दूं और आपको आप उस जवाब के एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करें, तो देन ऑब्वियसली समटाइम्स इट माइट बी नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो जब तक मुझे क्लियर ओके सर। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपकी रिसर्च की, तो मैं आपको प्रॉपर आंसर नहीं कर पाऊँ। सही है। आपकी बात से जो मैंने समझा हूँ वो ये है कि आप जब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी फ्रॉम 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो देन यू हैव डेटा जो कि सही आ रहा है, राइट? जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जा रहे हैं तो देन बिलो 50% आ रहा है, यही आपका सवाल है? यस सर। ओके। तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम रिसर्च को देख के कि आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या है एंड ऑल दैट, तो उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगा इसके ऊपर। क्लियर? ओके सर। ओके सर। आते हैं जी आगे इसके ऊपर, हमारे जो इन्फ्रेंशियल टेस्ट। इन्फ्रेंशियल टेस्ट, अच्छा ये आपको क्लियर पता चल गया कि इन्फ्रेंशियल टेस्ट कब करेंगे? 3 होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल और कोरिलेशन। किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक, अदरवाइज हम फिर रिलायबिलिटी टेस्ट पे जाते हैं। All right, reliability. Reliability refers to the consistency of the measurement. Measurement ये है कि आपका जो क्वेश्चनर है वो एक्चुअली मेजरमेंट है, ठीक है, और उसके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, दैट इज द reliability. A reliable measure produces similar results across different times, settings, and or individuals. ठीक है। तो हम जो रिलायबल इंस्ट्रूमेंट होगा या जो रिलायबल मेजरमेंट होगी, वो हमेशा एक जैसे रेस्पॉन्सेज जो है वो कलेक्ट करेगी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। ठीक हो गया जी। टाइप्स ऑफ जो रिलायबिलिटी है वो अब आपका आता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी एक से ज्यादा बार उस मेजर को हमने क्या कहते हैं एडमिनिस्टर किया तो हमें रिजल्ट से सिमिलर आए। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, यानी मैयर को दो लोग, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स या रेटर्स जब एडमिनिस्टर करें तो उसके रेस्पॉन्सेज सिमिलर आने चाहिए। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होता है, दैट इज मैयर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ आइटम्स विद इन द स्केल और टेस्ट, कि हमारे पास जितने इंटरनल, ये जो लास्ट वाली है ना इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ये नॉर्मली हम रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं एसपीएसएस के अंदर, कि हमारे पास जिसको हम क्रॉनबेक अल्फा के थ्रू देखते हैं, कि हमारा जो सबसे पहले टेस्ट ये होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो मेजर है वो पर्टिकुलरली उस चीज को मेजर कर रहा है जो हम करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। यानी उसके अंदर जो आइटम्स हमने यूज किए हैं वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, उसको स्टडी करने के लिए हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं एसपीएसएस के अंदर। ये हम करते हैं पायलट स्टडी के बाद, यानी हमने पायलट किया अपने क्वेश्चनर,
ठीक है, यानी कैसे किया, पायलट कैसे करते हैं, पायलट करते हैं ऐसे कि हमने एक क्वेश्चनायर बनाया। उस क्वेश्चनायर के अंदर हमने फॉर एग्जांपल 7 आइटम्स रखे, 7 क्वेश्चंस रखे या 7 स्टेटमेंट्स रखे। उन 7 स्टेटमेंट्स का आपस में कितनी वो रिलेटेड हैं वो स्टेटमेंट्स, इसको देखने के लिए हमने एक सिंपल के सैंपल से क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, जिसको हम कहते हैं पायलटिंग। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम SPSS में उस डेटा को रन करेंगे, क्रॉनबेक अल्फा टेस्ट करके, कि देखेंगे कि वेदर हमारे जो रिजल्ट्स हैं इसका जो वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 0.7 से कम हो, ठीक है, तो हमारी सर जो 0.7। 0.7 से कम हो तो रिलायबिलिटी होती है, अगर 0.7 से ज्यादा हो तो रिलायबिलिटी नहीं होती, क्रॉनबेक अल्फा फिर जो वायलेशन हो रही होती है इसके अंदर, जो रिलेटेबिलिटी है अमंग दी आइटम्स, वो फिर क्या कहते हैं उसको, फिर वो जो मेजरमेंट है या क्वेश्चनर है वो रिलायबल नहीं। अगर 0.7 या उससे कम आ रही है तो वो हमारी क्या कहते हैं डेटा जो है वो रिलायबल है। अगर 0.7 से ज्यादा आ रही है डेटा रिजल्ट, तो फिर रिलायबिलिटी उसकी वायलेट हो रही है, तो उसको हमने दोबारा, हमारा क्वेश्चनर बनेगा, ठीक है, फिर दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरेगा, पायलट करेंगे। फिर अगर हमारे पास रिजल्ट सही आया तो ठीक, अगर नहीं आया फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगेन हम दोबारा उसको क्वेश्चनर को ठीक करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे, फिर दोबारा पायलट करेंगे, फिर रिलायबिलिटी निकालेंगे। सो दिस इज हाउ वी डू इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिलायबिलिटी किसी भी कंस्ट्रक्ट या किसी भी मेजरमेंट की हम जब चेक करते हैं तो हम एक टेस्ट को दोबारा बार बार करके देखते हैं, यानी एक जो हमारे पास मेजरमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है उसको बार, या टूल है उसको एक से ज्यादा बार हम एडमिनिस्टर करके देखते हैं, देखने के लिए कि भाई रिस्पॉन्सेज सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सिमिलर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। फिर दो डिफरेंट जो participant has requested access to meeting questions. Okay, allow. ऑलराइट। इंटररेटर जो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि इंटररेटर ये होता है कि एक से ज्यादा ऑब्जर्वर्स या रेटर्स जो हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं टू सी वेदर वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडिंग सिमिलर ऑब्जर्वेशंस या डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आ रही, ठीक है, तो दैट्स हाउ वी एनालाइज रिलायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट माना इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मींस टूल, ठीक है, वो क्वेश्चनर भी हो सकता है, वो इंटरव्यू प्रोटोकॉल भी हो सकता है, वो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट भी हो सकती है, या जो भी चीज आप जो भी टूल आप यूज कर सकते हो, तो उसकी वैलिडिटी है। A valid measure measures what is intended to measure, यानी एक वैलिड जो मेजरमेंट होती है या जो वैलिड इंस्ट्रूमेंट होता है या जो वैलिड टूल होता है, वो हमेशा वो चीज मेजर करता है जिसको मेजर करने के लिए उस टूल को बनाया जाता है, राइट। तो और एक्यूरेट मेजरमेंट मतलब वैलिडिटी ये होती है कि हमारा जो टूल है वो कितना एक्यूरेट है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है, जिस पर्टिकुलर चीज को लिए हमने उस मेजरमेंट को बनाया है या उस टूल को बनाया है, वो कितनी एक्यूरेटली उस चीज, वो टूल कितनी एक्यूरेटली उस चीज को मेजर कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वैलिडिटी इज। वैलिडिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी फेस वैलिडिटी होती है, एक कंटेंट वैलिडिटी होती है, एक क्राइटेरियन वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होती है, measures whether a test appears to measure what it is supposed to measure, इट्स सब्जेक्टिव जजमेंट बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू। यानी फेस वैलिडिटी ये होती है कि आपने एक वैलिडिटी, एक मेजरमेंट बनाई, एक टूल बनाया और उसको आपने ऊपर ऊपर से देखा कि वेदर इट लुक्स के ये आपकी वो चीज मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। जो भी चीज आप मेजर करना चाह रहे हो तो आप उसको एक बार पढ़ के देखते हो कि यार वेदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारी रिसर्च से रिलेटेड हैं कि नहीं, ठीक है, तो दैट्स फेस वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी measures whether the test items adequately represent the domain being measured, यानी एक कंटेंट वैलिडिटी ये होती है कि आप इसको डीपली देखते हो
ठीक है, फेस से थोड़ा सा डीपली देखते हो और आप ये देखते हो कि वेदर के आपकी जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं इनको इस क्वेश्चन के अंदर, वो पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में सही मालूमात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो दैट्स व्हेन यू डू कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, फिर आता है जी क्राइटेरियन वैलिडिटी, यानी क्राइटेरियन वैलिडिटी मेजर्स हाउ वेल अ टेस्ट कोरिलेट्स विद इन द एक्सटर्नल क्राइटेरियन और स्टैंडर्ड। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी measures predictive validity measures how well a test predicts future performances। ठीक है, और concurrent validity measures how well a test correlates within the current measures of the same construct। रखिए अमोनेंट टेबल पे। यानी क्राइटेरियन वैलिडिटी ये होती है कि इस टेस्ट ये जो हमारा पर्टिकुलर मेजरमेंट है, या ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, या ये जो पर्टिकुलर टूल है हमारा, ये कितना को जो है ना वो पाहे, अगर कोई हमारे फॉर एग्जांपल हमारी फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर टूल बना हुआ है, ठीक है, या पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड है, उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, एक क्राइटेरिया जो है सेट क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो दैट्स क्राइटेरियन हमारा वैलिडिटी, यानी किसी क्राइटेरिया के ऊपर ये टूल प्रॉपरली जो है फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट्स व्हेन वी व्हाट क्राइटेरियन वैलिडिटी इज। यस अहमद। सर आपने बात की क्रोनबेक अल्फा की, तो हाँ हाँ क्रोनबेक अल्फा हमारे पास होता है 0 से लेकर 1 के दरमियान। बिलो हाँ। द 7 से जो है वो गुड क्रोनबेक अल्फा कंसिडर नहीं होता, लेकिन अबव द 7 जो है 0.7 से वो हमारे पास एक्सेप्टेबल कंसिस्टेंसी होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होती है। जो हम्म। 7 से नीचे होता है वो गुड नहीं होता है, वो पुअर इंटरनल कंसिस्टेंसी कंसिडर कर सकते हैं, और इस पे जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो ठीक नहीं हो आ रहा है आपके पास, तो इस बेस पे आप क्वेश्चनर में चेंजेस कर सकते हो। अबाउ द 7 जो आ रहा है वो ठीक है। आपने बोला नीचे, तो नीचे नहीं, अबाउ द 7 जो आ रहा है वो ठीक ओके आ रहा ओके, सॉरी मे बी माय मिस्टेक। है। नो सर ना। सो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आता है जी हमारे पास लास्ट वैलिडिटी का टाइप, दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी measures how well a test measures a specific theoretical construct or the trace trait। It involves examining the relationship between the test scores and other measures that should be theoretically related or unrelated। यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये होती है कि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी हैव सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट्स इन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, एक तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास जिस तरह वेरिएबल्स होते हैं, उसी तरह से हम कंस्ट्रक्ट्स हमारे पास होते हैं दैट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, एक तो वो कंस्ट्रक्ट है, दूसरा ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, यानी जो भी हमारा टूल है, जाहिर है उसको एट वो टूल हमारा वर्बल है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं, हम उस वेरिएबल्स को टूल के व्यू से, टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस मैं आपको दिखाता हूँ एक सैंपल क्वेश्चनर। ठीक है, तो ताकि आपको फिर आइडिया हो जाए कि क्या कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट हमारा क्या होता है कि कंस्ट्रक्ट टूल के पर्सपेक्टिव से एक वेरिएबल को कहते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट, उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास आइटम्स होते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो वो जो कंस्ट्रक्ट है, वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी जितने कंस्ट्रक्ट उस टूल के अंदर यूज हो रहे हैं, या एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट जो यूज हो रहा है फॉर एग्जांपल, वो थेरेटिकली जो है वो कंस्ट्रक्ट वाकई में थेरेटिकली भी वही चीज टेस्ट कर रहा है जो उसको टेस्ट करनी चाहिए, या वेदर इट इज डिफरेंट। ठीक है, समझ आ रही है? लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। सर जरा कंस्ट्रक्ट को डिफाइन कर देंगे आप प्लीज। मैं 1 मिनट में आपको एक एग्जांपल के साथ जब एक्सप्लेन करूंगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, और मेरे लिए भी जरा सा इजी हो जाएगा आपको एक्सप्लेन कर। where did it go? Okay.
ये नहीं है। All right, guys. My screen is visible to everyone. Guys, my screen is visible to you people. Yes, sir. All right. So see, this is the questionnaire. ठीक है, ये क्वेश्चनर है। ठीक हो गया। अपेंडिक्स जिसको हम कहते हैं एकेडमिक मोटिवेशन स्केल, इसका नाम है। और ये हमारे पास एक क्वेश्चनर है। ठीक है, तो सेक्शन 1A मोटिवेशन। ठीक है, वाई डू यू स्पेंड योर टाइम स्टडिंग रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है, ये ए मोटिवेशन। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स, ये एक हमारे पास आइटम है। ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई रियली फील दैट आई हैव वेस्टेड माय टाइम स्टडिंग टाइम स्टडीड रिसर्च methodology. I cannot see why I have studied research, and frankly I could not care less. I don't know, I cannot understand what I am doing studying research. I'm not sure, I do not see how research could be important to me. दिस इज, ये सारे आइटम्स हैं, ये पांच इसके चार इसके अंदर आइटम्स हैं। और ये एक हमारे पास जो सेक्शन 1A मोटिवेशन है, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है। इसको कंस्ट्रक्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट है और इसके आइटम्स जो हैं, इसके आइटम्स पर्टिकुलरली इस कंस्ट्रक्ट को जो है वो मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, यानी जैसे हमारे पास ये एक दूसरा कंस्ट्रक्ट है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल रेगुलेशंस, ये हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्ट है। तो इस कंस्ट्रक्ट को देख, इस कंस्ट्रक्ट के अंदर हमारे पास तीन आइटम्स हैं। गुड ग्रेड्स इन रिसर्च विल हेल्प मी फाइंड हाई पेइंग जॉब लेटर। आई वांट टू स्टडी रिसर्च इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट अ जॉब एज एन एकेडमिशियन। अच्छा, उसके बाद स्टडिंग रिसर्च विल हेल्प मी इन लीडिंग अ गुड लाइफ इन फ्यूचर। तो these are some kind, these three, 5 to 6, 5, 6, 7 are the items, and extrinsic motivation is the construct. So 5, 6, 7 properly measure the construct. That means the I the questionnaire is actually valid in terms of its construct. ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो उस आइटम उस क्वेश्चनर की होती है। ठीक हो गया जी। that's how दिस वर्क्स। क्लियर, अब क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्ट क्या है जुबैर भाई? जुबैर, am I audible to you? सर वो Is it मेरा डिस्कनेक्शन हो गया था, पॉसिबली रिपीट जस्ट फॉर ए क्विक। okay? Okay, मेरा कंस्ट्रक्ट। इंटरनेट ओके, कंस्ट्रक्ट इज के एक हमारे पास टॉपिक है और उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ रिसर्च के आइटम्स हैं क्वेश्चनर के अंदर आइटम। जैसे हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 2 एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक कंस्ट्रक्ट है और उसके अंदर हमारे पास तीन हमारे पास आइटम्स हैं। ठीक है, 5, 6 एंड 7। तो ये 5, 6 एंड 7 आइटम्स जो हैं वो एक्यूरेटली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट इज द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, ये ठीक है। अगर ये एक्यूरेटली उसको मेजर करेंगे तो इट मींस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है इस आइटम की, सॉरी इस कंस्ट्रक्ट इस मेजरमेंट की, यानी इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन है। अगर इस पोर्शन के इसकी वैलिड इसको मेजर अप्रोप्रिएटली नहीं कर रहे तो इट मींस के इसकी जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो क्या है, नहीं है, यानी इसको ये मेजर नहीं कर रहे। ठीक है, तो दैट्स, यानी ये क्वेश्चनर वैलिड नहीं है इस चीज को मेजर करने के लिए। क्लियर? राइट सर, राइट। ओके, थैंक यू सर। all right. So these are some things that we consider in research. Okay, we have two new messages. It need to be more clear, more than it. Okay, Mohammed Muslim Maqsood. Thank you so much, Mohammed Muslim.
ओके जी, वेयर वर वी वर हियर इन ऑन वैलिडिटी। ओके, इसके बाद है जी रिग्रेशन टेस्ट। ओके, to model the relationship between a dependent variable and one or more independent variables, we do regression analysis. Regression analysis हम किसी भी मॉडल बनाते हैं, जब उसके अंदर हम ये रिग्रेशन टेस्ट करते हैं। इसकी टेक्निक क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती है एक टेक्निक टू मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टेस्ट होता है जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू स्टडी द मॉडल, वी आर ट्राइंग टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन वन कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है जी, यानी बाइनरी यानी जीरोज एंड वंस में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे कि रिसर्च को कैसे, कौन सी रिसर्च में कब कौन सा टाइप ऑफ वेरिएशन जो है वो एनालिसिस हमें करना चाहिए। ठीक हो गया जी। So the case is forecasting, trend analysis, identifying causal relationship and risk assessment. These are mostly ये जो regression test होती हैं वो हम causal relationship को identify करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि देखते हैं कि whether हमारा जो relationship between the variables है वो उसमें cause क्या है, effect क्या है, और cause and effect को influence कौन सा variable कर रहा है when we are trying to study multiple variables। जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम उसके अंदर इन्फ्लुएंस देखते हैं। जैसे आपने समटाइम सुना होगा कि कोई एक चीज दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस कर रही होती है और दूसरा मेडिएट कर रही है उसको चीज को, यानी जैसे केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अंदर दो केमिकल्स को अगर मिलाना है तो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। थर्ड हमारा एक कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन करता नहीं है दोनों के साथ, बट उस रिएक्शन को क्या है, थोड़ा सा जैसे के लिए मैनिपुलेट करता है, ज्यादा तेज करना हो या ज्यादा स्लो करना हो उसको, स्पीड ऑफ द रिएक्शन को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैटलिस्ट को। ठीक है, तो दैट्स द थर्ड वेरिएबल जो कि हम इसको मीडिएटर कहते हैं या मॉडरेटर कहते हैं। रिलेशन उसके अंदर थर्ड वेरिएबल होता है उसको। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक एन अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मॉडरेटर है। ठीक है, तो जब हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन टेस्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास एक जो है वो काइंड ऑफ मीडिएटर वेरिएबल होगा, जो कि जिसकी वजह से उस रिलेशनशिप में कोई भी डायरेक्शन आ रही होगी। ठीक है, बट उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं होगा, उस प्रोसेस ऑफ द रिलेशनशिप पे होगा। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस डायरेक्शन क्या है या डिग्री क्या है उसके अंदर उसका रिलेशनशिप होगा, बट किसी भी वेरिएबल के साथ इसको हम डायरेक्टली वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई टू मेक इट। जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, और इसका रिलेशनशिप है जैसे यहाँ बी के साथ। ठीक है, तो अब ये रिलेशनशिप तो है, अब हमें पता नहीं चल रहा कि इसका रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास सी वेरिएबल। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल IND है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया जी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जो है मॉडरेटर हम यूज करेंगे या मीडिएटर हम यूज करेंगे टू सी आर इसका रिलेशनशिप ना ए के साथ है ना बी के साथ है, यानी यहाँ पे इसका रिलेशनशिप यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, इसको हम क्रॉस कर दें। ठीक है, इसको भी हम
क्रॉस करना, कि इसका आपस में रिलेशनशिप नहीं है, बट इस प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है इसके साथ इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं क्या, मीडिएटर या मॉडरेटर वेरिएबल। ठीक है, तो दैट्स व्हेन वी डू मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टेस्ट, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स को दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब इसको मिटाएं कैसे? क्लियर ऑल, क्लियर ऑल लाइन्स, क्लियर, ठीक हो गया जी। दैट्स हाउ वी डू रिग्रेशन टेस्ट। उसके बाद जी यहाँ से इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्यों नहीं हो रहा है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं। यानी हमारे पास समटाइम्स एक से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जैसे मेल एंड फीमेल हो गया, ठीक है, या जैसे हमारे पास स्टूडेंट एंड टीचर हो गया, जैसे हमारे पास पेशेंट एंड डॉक्टर्स हो गया। ठीक है, एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं हम, उसके अंदर हम डेटा ले रहे हैं डॉक्टर से भी पेशेंट से भी, तो वहाँ पे हमारे पास टू ग्रुप हो गए। ठीक है, या हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और उसके अंदर हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं उनके दो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे पास टीचर्स भी हैं। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो क्या कहते हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान जो मीन है, यानी टीचर्स का मीन क्या है और स्टूडेंट्स का मीन क्या है, और उन दोनों मीन्स के दरमियान में क्या ग्रुप डिफरेंस है, या क्या कितना डिफरेंस है, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, यानी जिसको हम अनोवा टेस्ट कहते हैं। इसकी की टेक्निक्स क्या है? वन वे अनोवा होता है टू कंपेयर द मीन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, टू वे अनोवा टू कंपेयर द मीन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स ऑन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिपीटेड मेयर अनोवा यानी कंपेयर मीन्स ऑफ सेम ग्रुप एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ और अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जिस रिपीटेड अनोवा जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडल रिसर्च के अंदर नॉर्मली होता है। बाकी जो वन वे एंड टू वे जो अनोवा टेस्ट है वो हम जिसको हम कहते हैं कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हमें किसी भी दो ग्रुप्स के बारे में एक ही टाइप का डेटा लिया है, अब उन डेटा को हमने मोस्टली इसको हम जो एजुकेशनल रिसर्च के अंदर स्टडी करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर करते हैं, यानी मेल एंड फीमेल के दरमियान। समटाइम्स हम इसको स्टूडेंट एंड टीचर के दरमियान में भी करते हैं। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि एक कुछ स्टूडेंट्स हमारे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के हैं, यानी एक सेमेस्टर के हैं, यानी 6 सेमेस्टर, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 6 सेमेस्टर से है और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 7 सेमेस्टर से है, तो उन दोनों का भी फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेमेस्टर हम उनके ग्रुप्स बना लेंगे, और उसकी फिर हम जब डिफरेंस ऑफ मीन स्टडी कर लेंगे, तो दैट्स व्हेन वी डू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अमंग टू ग्रुप्स. So I hope this is understandable. This is, you people have quite an understanding of analysis of variance, right? And if anybody has any questions, तो हम फिर आगे चलें, क्योंकि we are left with almost 40 minutes, और 40 नहीं, 40 plus